किसी ने सच कहा है कि जमाने ने मारे जमा कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। महोबा के शेर कहे जाने वाले जो मलखान हाथियों को पछाड़कर उसे पटखनी दे देते थे, उस मलखान को उसके गद्दार मामा ने पृथ्वीराज चौहान से मिलकर धोखे से मरवा दिया। मामा माहिल ने मलखान की मौत की साजिश रचकर घर का भेदी लंका ढाई की कहावत को सिद्ध कर दिखाया था। आने वाले कई युगों तक ना तो लोग विभीषण को भूल पाएंगे और ना ही मामा माहिल को भूल पाएंगे। अपनी बेटी बेला का विवाह महोबा के राजकुमार ब्रह्मा के साथ हो जाने के बाद पृथ्वीराज महोबा वालों से बैर रखना उल्टे हुए उनकी वीरता के प्रशंसक बन गए थे। उन्होंने स्वयं महाबली मलखान को सिरसागढ़ में रहकर दिल्ली और महोबा दोनों की रक्षा करने हेतु आग्रह किया था, किंतु मामा माहिल तो अंगारों पर लौट रहा था। वीर बनाफरों की बढ़ती प्रसिद्धि उसे लगातार बेचैन कर रही थी। वह रात दिन यही सोचता रहता था कि किस प्रकार बनाफरों और चंदेलों का नाश हो। इसी उधेड़बुन में एक दिन वह फिर से दिल्ली जा पहुंचा। महाराज पृथ्वीराज ने उसकी आवभगत की और उससे महोबा व सिरसा का हालचाल पूछा। माहिल को मौका मिल गया, बोला, महाराज महोबा वालों को क्या पूछते हो, आज देव उनके पक्ष में हैं, अतः वे तो सारी पृथ्वी के क्षत्रियों को बनिया समझने लगे हैं। लेकिन वीर चौहान नरेश, मुझे अपनी नहीं आपकी चिंता है। आपकी सीमा पर ही वह मलखान अपना किला बनाकर बैठ गया है और रात दिन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। भगवान न करे अगर किसी दिन वह दिल्ली पर चढ़ाई कर दे तो क्या होगा। अगर उसकी ताकत ज़्यादा हुई तो क्या आपको खतरा नहीं है। पृथ्वीराज ने भी कहा, कह तो तुम सही रहे हो, पड़ोस में किसी ताकतवर का होना राजनीतिक के हिसाब से ठीक नहीं, लेकिन क्या किया जा सकता है। जब दुश्मनी करने आएगा तब देखेंगे। माहिर बोला, महाराज आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। आप भारत के सम्राट हैं, राजाओं के सरताज हैं, आप उन्हें एक पल में कमजोर कर सकते हैं। मेरे पास एक अचूक उपाय है। पृथ्वीराज के पूछने पर माहिल ने कहा कि आला उदल आदि बनाफरों की असली ताकत उनके घोड़े हैं। अब चूंकि आप राजा परमाल के समझी हो, सो आप किसी बहाने से बनाफरों के घोड़े अपने पास मंगा लो और फिर महोबा पर धावा बोल दो, उन्हें आसानी से जीत लोगे। पृथ्वीराज को यह बात जम गई और उन्होंने चिट्ठी लिखकर माहिल को ही थमा दी कि तुम ही उसे परमाल राजा को पहुंचाकर घोड़े दिलवाने की कोशिश करो। चिट्ठी लेकर माहिल महोबा पहुंचे और परमाल राजा को दी। राजा ने पढ़कर आला को बुलाया और कहा कि पिथौरा नरेश का पत्र आया है, उन्हें किसी काम के लिए तुम्हारे घोड़ों की जरूरत है, अतः दे दो। इस पर आला ने जवाब दिया कि हम आपकी हर बात मानते हैं, लेकिन यह बात उचित नहीं है, इससे हम सबकी बदनामी होगी। यह सुनकर राजा परमाल ने आला उदल से कहा कि अगर घोड़े नहीं दिए गए तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और तुम लोग भी पृथ्वीराज से जीत नहीं सकते, इसलिए भलाई इसी में है कि घोड़े दे दिए जाएं। इस पर उदल गुस्सा होकर बोले, जो भी बखेड़ा करेगा उसको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आखिर ब्रह्मा की शादी में हम उन्हें हरा चुके थे, आज वो घोड़ा मांग रहे हैं, कल अगर हम पर चढ़ दौड़े तो बिना घोड़े के हम क्या करेंगे। राजा परमाल को यह गुस्ताखी अच्छी नहीं लगी और वे बोले, तुम अपनी मनमानी कर रहे हो, बात मानते नहीं हो, हमारा गांव खाली कर दो, निकल जाओ यहाँ से। जैसे ही राजा परमाल ने यह कहा कि गांव खाली करो, सो बस सुनते ही स्वाभिमानी आला उदल महल से निकल पड़े। विचार किया अब कहाँ जाए, तो कन्नौज नरेश जयचंद ध्यान में आए। तुरंत ढेबा पंडित को सगुन विचार के लिए बुलाया। उसने तुरंत रवानगी की सलाह दी और खुद भी साथ रहने को कहा। माँ देवल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन यह सुनकर कि पृथ्वीराज ने आला का घोड़ा, उड़न बछेरा, घोड़ी कबूतरी और युद्ध भूमि में कहर बरपाने वाला हाथी पछसावत मंगवाया है, वो भी गुस्से में आ गई और साथ चलने को तैयार हो गई और सारा परिवार महोबा को छोड़कर चल दिया। इनके जाने का समाचार सुनकर सिरसागढ़ से कबूतरी घोड़ी पर सवार होकर मलखान आए और आग्रह किया कि कहीं और जाने की क्या जरूरत है, सिरसा चलो। लेकिन बहादुर ने कहा कि सिरसा भी आखिर है तो महोबा राज की ही सियासत, हम वहाँ भी कैसे रह सकते हैं। जयचंद के यहाँ पहुँचे तो उसने स्वाभाविक ही इन वीरों को हाथों हाथ लिया और पूरे सम्मान पूर्वक ये लोग कन्नौज में रहने लगे। कन्नौज में रहते समय कन्नौज के राजकुमार लाखन से इन लोगों की मित्रता बढ़ गई। उसका विवाह भी मलखान और ब्रह्मानंद के सहयोग से बूंदी की राजकुमारी कुसुमा से हुआ। यह शादी भी उसी तरह हुआ जैसे सबके हुए थे, भीषण मारकाट के बाद। उस दौरान जयचंद के अधीन रहे कई राजाओं ने बरसों से कर नहीं दिया था। उनसे कर वसूलने की जिम्मेदारी उदल ने ली और लाखन के साथ सेना लेकर चले और एक के बाद एक बरियागढ़, उदलपट्टी, कामरूप, बंगाल के राजा गोरख कटका, जिनसी, गोरखपुर, पटना आदि के राजाओं को हराकर सबके खजाने लूटे और वापस कन्नौज आए।
राजा प्रजा सभी ने हार्दिक स्वागत किया। जयचंद के लिए तो वरदान साबित हुए अलाउद्दीन। मामा माहिल ने जयचंद को भी भड़काने की कोशिश की, किंतु दाल नहीं गली, सो फिर दिल्ली जा पहुंचे। कन्नौज में अपनी दाल न गलती देख दुष्ट मामा माहिल दिल्ली पहुंचा और पृथ्वीराज को उकसाया। कहा, महाराज अवसर अच्छा है, अलाउद्दीन कन्नौज में है, उन्हें महोबा न आने का आदेश स्वयं राजा पर मान ले दिया है, अतः वे स्वाभिमानी कभी महोबा नहीं आएंगे। इस समय आप सहज ही महोबा को अपने कब्जे में ले सकते हैं। अकेला मलखान क्या करेगा? महाराज पृथ्वीराज ने हैरत से कहा, क्या कहते हो, अकेला मलखान? अरे जो आदमी सूंड पकड़कर हाथी को पछाड़ सकता है, उस महाबली को तुम अकेला कह रहे हो? वह अकेला सब पर भारी है। लेकिन माहिल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पृथ्वीराज के अन्य सरदारों को भड़काने में सफलता पा ही ली और फिर उसकी इच्छानुसार दिल्ली की सेना ने कूच का डंका बजा दिया। सेनापति चामुंडराय के नेतृत्व में चतुरंगनी सेना चल पड़ी। ताहिर, पारथ, चंदन के साथ स्वयं पृथ्वीराज भी इस अभियान में साथ थे। दिशाएं धूल से भर गई। घोड़े हाथियों की चिघाड़ और रथों की घरघराहट से पृथ्वी थर्रा उठी। सेना ने सबसे पहले सिरसागढ़ पर घेरा डाला। पृथ्वीराज ने मलखान को संदेश भेजा, तुमने यह किला हमारे क्षेत्र में बनवाया है, इसे तुरंत गिराओ, अन्यथा युद्ध करो। मलखान ने भी जवाब भेजा, आप बड़े हैं, किला आपकी सीमा में नहीं है, मैं आपसे युद्ध नहीं चाहता, आपको भी यह अकारण का आक्रमण शोभा नहीं देता। लेकिन जब पृथ्वीराज पर मलखान की बातों का कोई असर नहीं हुआ तो मलखान की सेना भी युद्ध भूमि में सामने आ गई। मलखान के सामने दिल्ली के सेनापति की एक न चली। वह चामुंडराय को मलखान ने पकड़कर उसकी मुश्कें बांध दी। उसके बाद उसे महिलाओं के कपड़े पहनाकर एक पालकी में बिठाकर दिल्लीश्वर के पास पहुंचा दिया। साथ ही एक सरदार को भी साथ भेजा, जिसने जाकर पृथ्वीराज से कहा, महाराज मलखान हार गया है, सिरसागढ़ की राजकन्या भेजी है, कृपया इसे स्वीकार कर युद्ध बंद करने की आज्ञा दीजिए। पृथ्वीराज खुश, लेकिन जैसे ही पालकी का पर्दा हटा, चामुंडराय को स्त्री वेश में देखकर दोनों राजा और सेनापति कितने शर्मिंदा हुए होंगे, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। पृथ्वीराज को क्रोध भी बहुत आया और युद्ध जारी रखा। 7 दिनों तक दोनों पक्षों के असंख्य वीर मारे गए। 7वें दिन भी पृथ्वीराज का महाबली पुत्र पारथ भी युद्धभूमि में मलखान के हाथों मारा गया। दिल्ली के शिविर में शोक की लहर छा गई, किंतु अगले दिन धांधु, चामुंडराय, ताहिर, चंदन, संयम राय आदि सभी ने संयुक्त आक्रमण किया। इस दिन दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। पृथ्वीराज के एक अन्य पुत्र चंदन तो मलखान के भाई सुरखान युद्धभूमि में चिर निंद्रा में सो गए। भाई के मरने का समाचार पाकर मलखान साक्षात काल रूप बन गया। उसने दिल्ली के असंख्य सूरवीरों के रक्त से धरती लाल कर दी। राजा अंगद, राजा सूरत, महाबली चंद्रसेन आदि पराक्रमी वीर मारे गए। मलखान का रौद्र रूप देखकर दिल्ली की सेना में भगदड़ मच गई। जैसे तैसे जान बचाकर पृथ्वीराज दिल्ली पहुंच गए। वह ऐसा युद्ध था जिसमें जीतने वालों को भी जीत की कोई प्रसन्नता नहीं थी। सिरसा में सुरखान की मौत का मातम पसरा हुआ था। हारे हुए दिल्लीपत तो दुखी ही थे, लेकिन माहिल को इससे क्या, वह बेशर्म तो अपने ही उधेड़ बुन में लगा था। इधर मलखान युद्धभूमि में जूझ रहे थे और वह सिरसागढ़ में उनकी मां अर्थात अपनी बहन के पास रोनी सूरत बनाकर पहुंच गया और बोला, बहना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। युद्धभूमि में सुलखान वीरगति पा गया, मुझे मलखान की चिंता सता रही है। मलखान की वीर प्रसूता छत्राणी माँ ने जवाब दिया कि संसार में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। मुझे सुलखान की वीरगति पाने का कोई दुख नहीं है। उसने युद्ध में पीठ नहीं दिखाई और जहाँ तक मलखान का प्रश्न है, उसे तो स्वयं भवानी ने वरदान दिया है कि जब तक उसके पांव के तलवे का पतन अक्षत है उसे कोई मार नहीं सकता। बस यही भेद लेने तो आया था दुष्ट माहिल। फिर क्या था, वह एक बार फिर जा पहुंचा दिल्ली। पृथ्वीराज ने रूखे सुर में पूछा, अब क्या शेष रह गया है, क्यों आए हो जले पर नमक छिड़कने? माहिल कुटिलता से बोला, महाराज, ऐसा भेद लाया हूँ जिससे मलखान निश्चय ही मारा जाएगा। और उसने वह रहस्य क्या बताया। बदले की आग में जलते पृथ्वीराज ने एक बार फिर युद्ध को सनद्ध कर दिया। एक बार फिर सिरसा घेर लिया गया, लेकिन उसके पहले सिरसागढ़ के बाहर जहाँ युद्ध होना था वहाँ 200 खाइयाँ खुदवा दी गई और उन खाइयों में बर्छे, भाले, कटारे गड़वा दिए गए। ऊपर से उन खाइयों को घास भूसों से पाट दिया गया कि किसी को भी उस जगह गड्ढा होने का पता न चले। उसके बाद युद्ध का डंका बजवा दिया। निर्भय मलखान ने एक बार फिर युद्ध में तांडव मचा दिया। मारकाट करते हुए पृथ्वीराज के सामने जा पहुंचा और पहले तो प्रणाम किया। उसके बाद कहा, आइए महाराज, हो जाएं 2-2 हाथ। पृथ्वीराज ने चतुराई दिखाई और कहा, मुझसे बाद में भिड़ना, पहले अपने भाई का बदला ले लो। वह देखो, उधर ताहिर तुम्हारे सैनिकों को सुलखान के पास पहुंचा रहा है। मलखान के बदन में आग लग गई और उसने अपने घोड़े कबूतरी का रुख उसी तरफ कर दिया। लेकिन वहीं रास्ते में घास फूस से ढकी वह खाई थी जो विशेष रूप से मलखान के लिए ही खोदी गई थी। मलखान घोड़ी समेत खाई में जा गिरे। उनके पांव के तलवे में जो पदन था वह फट गया और मलखान के प्राण पखेर उड़ गए।
घायल घोड़ी ने मरते मरते अपना कर्तव्य निभाया और तड़पते हुए अपने स्वामी को खाई से बाहर ले गई। मलखान के वीरगति पाने का समाचार पाकर मां ने प्राण त्याग दिए और रानी गजमोतिन सती हो गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अगर आप भी चाहते हैं हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाला हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे।